2017 के बाद से जब से योगी जी सीएम बने हैं ना, इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अभी उनके सामने बोल दो ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा संविधान से, ना 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 ना, ये कैसे बोल दिया आप? मैं हनुमान जी के पुजारी हूँ तो मुझे क्यों लाउड स्पीकर सुना रहे हो कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं? मतलब हमारे हनुमान जी पूजा योग्य नहीं है? अरे ये तो भड़काने की बात कर रहे हैं, ये तो हिंसा की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, परमाणु बम से हिंसा होती है? हिंसा तो वो जो अबू आजमी का इशारा है वो इसलिए है क्योंकि जीतने के लिए तो 33% चाहिए होते हैं ना। मुस्लिम भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं और भारत में मुसलमानों का कोई नेता भी नहीं। एक तरीके से राजीव गांधी ने वो 6A जोड़ के लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। तो जब असम के NRC रजिस्टर बना तो पता चला घुसपैठिए असम भारतीय बन गए और भारत के लोग घुसपैठिए हो गए। धर्मांतरण वाला काम शुरू करता है, 5-5 लाख रुपए महीने कमाता है। एक व्यक्ति पे 1 लाख रुपए मिलता है। लंच के बाद हमारा प्रेजेंटेशन होना था और वॉकआउट हो गए पहले ही, हंगामा शुरू, जोर जार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बहराइच का मुद्दा लगातार पिछले एक हफ्ते से गरमाया हुआ है। नेताओं के अलग अलग तरीके की बयानबाजी आ रही है। सिलेक्टिव तौर पर नेता अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरीके से अब पूरे देश को हड़पने की तैयारी में वक्फ बोर्ड के जो कुछ ठेकेदार अपने आप को मानते हैं वो हैं। साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 2 क्रांतिकारी फैसले आए। एक फैसला आया बेनामी संपत्ति को लेकर और दूसरा फैसला आया इस देश में रह रहे करोड़ों अवैध घुसपैठियों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो भी इस देश में अवैध घुसपैठिया है उसे बाहर निकाल दिया जाए। तो क्या जाते जाते चंद्रचूड़ साहब मोदी सरकार को एक हथियार देकर चले गए हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। धन्यवाद। मैं शुरुआत करूंगा बहराइच से। सर, जिस तरीके से बहराइच में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था और एक 20-22 साल के नौजवान को कितनी बेरहमी से मारा गया और राजनेता अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि मुलायम सिंह यादव के राज में तकरीबन 500 एनकाउंटर हुए, 500 मौतें हुई। नहीं, मुलायम सिंह जिस समय में तो जय श्री राम बोलने पे मार मार के सरयू नदी में फेंक दिया गया था। कार सेवकों की जो हत्या हुई मुलायम सिंह के समय में, वो इनकाउंटर तो था। और था क्या? कार सेवक क्या करने गए थे? किसी घर थोड़ी गिराने गए थे, कार सेवा करने गए थे। भगवान श्री राम के मंदिर के लिए गए थे, वो तो भगवान श्री राम की पूजा करने गए थे। तो कम से कम अखिलेश यादव को इनकाउंटर की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिसके पिता ने निहत्थे राम भक्तों पे गोली चलवाई, उनको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि भगवा झंडा लहरा दिया, तो भगवा भारत का कलर है। पूरे आज़ादी का आंदोलन भगवा झंडे से ही हुआ था। भारत का जो पहला राष्ट्रीय झंडा डिजाइन हुआ था वो भगवा झंडा ओम निशान था उसके ऊपर। भारत के ट्राइकलर में भी भगवा झंडा है। भारत की परंपरा रही है भगवा की। तो अगर भगवा झंडा किसी घर पे लहरा दिया है तो क्या दिक्कत है? क्यों उससे परेशानी? अच्छा चलो ठीक है, भगवा से भी परेशानी है। तो जो चंदन गुप्ता को मारा था 2018 में, वो तो तिरंगा झंडा लहरा रहा था, वो तो तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था, उसको क्यों मार दिया था? आप जरा सोचिए। 2017 के बाद से जब से योगी जी सीएम बने हैं ना, इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। और वो गुस्सा जगह जगह जैसे जैसे उसको मौका मिलता है वो गुस्सा बाहर आ जा रहा है। क्योंकि उसके पहले जो सरकार थी अखिलेश यादव की, तो वो तो पूरे उसमें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं। कितनी बार ऐसे हो चुका है कि क्या मतलब बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, FIR तक नहीं होता था, ये सिचुएशन थी। ऐसे कई बार घटनाएं हुई हैं, मेरठ में हुई है और कई जगह हुई है। उस समय तो पर्टिकुलरली एक मजहब के खिलाफ तो FIR नहीं लिखना है, ऐसा बाकायदा थानेदारों को इनडायरेक्टली मतलब इंडिकेशन था, भैया इसके खिलाफ FIR नहीं करना। ये सिचुएशन थी। आज की डेट में जब 2017 के बाद से जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं और उन्होंने कानून के हिसाब से वहाँ पे प्रशासन चला रहे, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया उन्होंने यूपी में। जो जंगल राज हो रखा था यूपी में, माफियाओं ने कब्जा कर रखा था और अलग अलग तरीके से माफियाओं ने। अखिलेश यादव का जब शासन था ना, खनन माफिया अपना राज चला रहे थे, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया अपना काम कर रहे थे, बालू माफिया अपना काम कर रहे थे, टेंडर माफिया अपना काम कर रहे थे, रोड माफिया अपना काम कर रहे थे। सारे एकदम बेफिक्र होकर काम कर रहे थे। क्यों अखिलेश यादव के समय में ऐसे कर रहे थे? क्या उनको प्रोटेक्शन था? क्या वो कोई लेन देन करते थे अखिलेश यादव के साथ? भगवान जाने, मैं इसका नहीं, ये तो जांच का विषय है।
लेकिन बहुत था। अब आज की डेट में योगी जी ने जो इस तरीके से वहाँ पे एक अच्छा शासन दिया है और उस शासन के बदले अंदर अंदर जो तड़पड़ाहट हो रही है उसका परिणाम दिख रहा है कि नवरात्रे में लोग निकल रहे हैं और सीधे सीधे भीड़ से खींच लिया जाता है और केवल गोली नहीं मारी जाती है, पहले उसका नाखून उखाड़ा जाता है, फिर उसको गोली मारी जाती है। और कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। जो लोग इस पे कह रहे हैं कि भैया वो तो ठीक है, हरा झंडा लगा दिया, भगवा नहीं, झंडा लगा दिया, अगर उसने झंडा उतारा तो आप भी झंडा उतार देते। गोलियां मारना, 36 छर्रे शरीर में डाल देना, ये कहाँ का जो है इंसाफ है? देखिए, ये जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है, कश्मीर में जब नरसंहार हुआ तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन बटला हाउस, यहाँ पे बटला हाउस में जब इनकाउंटर हुआ तो आतंकवादियों के पक्ष में बोला, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के पक्ष में नहीं बोला। चाहे वो सपा है, चाहे वो कांग्रेस है, जो भी कांग्रेस का आज की डेट में इंडिया अलायंस जिसको कहते हैं, एक के बाद एक राजू की हत्या हुई, कृष्णा की ऐसी हत्या हुई जघन्य तरीके से, शिवम की हत्या हुई, बादल की हत्या हुई, नीलेश की हत्या हुई, कमलेश की हत्या हुई। न कभी सपा के लोग बोले, न कभी कांग्रेस के नेता बोले। हाँ, अखलाक की हत्या हो गई तो बोलने लग गए। ये इनका जो सिलेक्टिव सिस्टम है ना, जैसे अखिलेश यादव के सामने कई बार कहा, लोग कहते हैं न वेद से न पुराण से भारत चलेगा संविधान से, तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी उनके सामने बोल दो न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा संविधान से, ना 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 ना, ये कैसे बोल दिया आपने? तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ना, कि आपका राजू मरेगा, कृष्णा मरेगा, शिवम की हत्या होगी, बादल की हत्या होगी, नीलेश की होगी, कमलेश की हुई, तब अखिलेश यादव या राहुल गांधी या जो भी सो कॉल्ड अपना इंडी गठबंधन, फिर इनको उनके परिवार से मिलने में दिक्कत होती है। जिस परिवार की हत्या हुई है उसके मिलने के लिए अखिलेश यादव कभी नहीं जाएंगे। हाँ, अगर अखलाक की हत्या हो जाएगी तो घर में 4-4 लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, फिर 25-25 लाख रुपए बांट देंगे, करोड़ रुपए बांट देंगे, सब कर देंगे। यहीं दिल्ली में डॉक्टर नारंग की हत्या हुई थी, कभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव कभी बोले क्या? रतनलाल की हत्या हुई दिल्ली में, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंदन गुप्ता की हुई थी, कासगंज में हुई थी तिरंगा यात्रा में, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, अंकित शर्मा की हुई, प्रियंका रेड्डी की हुई, दिलवर नेगी की हुई, हिना तलरेजा की हुई, ट्विंकल शर्मा की हुई, किशन भरवाड़ की हुई, अंकित सक्सेना की यहीं दिल्ली में गला रेत दिया था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। तो सिचुएशन ये है, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्रेम करे तो हिंदू लड़के की हत्या, हिंदू लड़की, हिंदू बेटी अगर किसी के ऑफर को ठुकरा दे तो उसकी हत्या, और उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो भी हत्या, 55 टुकड़े करके फ्रिज में जाएगी। ये जो सिचुएशन हो रखी है। कमलेश तिवारी की जहादी तरीके से हत्या हुई, निकिता राजपूत ने ना किया था, निकिता राजपूत को बार बार आई लव यू बोल रहा था, उसने ना कर दिया, सीधे मार दिया, गोली उसको मार दिया। कन्हैयालाल, क्या दोस्त था कन्हैयालाल का? कन्हैयालाल कोई झंडा कहीं लहराने गए थे क्या? अरे कन्हैयालाल ने तो केवल आई सपोर्ट नुपु शर्मा कहा था ना। कन्हैयालाल की हत्या हुई उदयपुर में। उमेश कोल्हे ने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। उनके तो उमेश कोल्हे के तो दोस्तों ने मार दिया, जिसको उसने पकाया उधार दिया था, लोन दिया था। नेहा, साक्षी, उर्वी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति, ये वो नाम ले रहा हूं जिन्होंने या तो ना किया तो मारी गई और हाँ कर दिया तो बाद में मारी गई। नहीं सर, ये जो मानसिकता है, ये जो क्षीण मानसिकता कितनी गहराई तक है ये? क्योंकि जो बोलते हैं कि कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों का ये काम है। देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं 4-5 आपको और नाम बताता हूँ। आद्या, अमृता, भावना, अभिलाषा, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, ये वो मैं नाम ले रहा हूँ जिनके बाकायदा सोशल मीडिया में बहुत चर्चित ये नाम है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया नाम सोच के कि ये तो अरुण है, ये तो बबलू है, ये तो राजू है, और बाद में पता चला वो तो हारून निकला, वो तो अकरम निकला, वो तो वसीम निकला। आप मुझे बताओ, आज तक किसी हिंदू यंग लड़के ने अपनी पहचान छुपा के, अगर उसका नाम अमर है तो अकबर बन के किसी मुस्लिम लड़की के साथ धोखा किया क्या? नहीं किया। तो सवाल ये है, ये मुस्लिम लड़के ही नाम उनका अकबर होता है, अमर बन के क्यों आते हैं? पहला ये। दूसरा, प्रतिदिन 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है। 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है, और सबके कान में ये बात जाती है। और वो सुनने से इनकार कर दें तो? अब वो कह दें इसको बंद करो, बैन करो, तो क्या होगा?
भैया बड़ी सीधी सी बात है, मैं हनुमान जी के पुजारी हूं तो मुझे क्यों लाउड स्पीकर सुना रहे हो कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं? मतलब हमारे हनुमान जी पूजा योग्य नहीं है? जैन, आप जैन को क्यों सुना रहे हो? जैन तो अपने 24 तीर्थंकर को मानते हैं, भगवान महावीर को मानते हैं। आप जैन को सुना रहे हो नहीं अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है, तो फिर 24 तीर्थंकर कहां चले गए? आप बौद्ध को सुना रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, तो फिर भगवान बुद्ध कहां गए? आप सारे राम भक्तों को सुना रहे हो, वो तो भगवान राम को भक्त अपना भगवान मानता है, आप राम भक्तों क्यों कह रहे हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह? आप जितने शंकर जी के भक्त हैं उनको क्यों सुना रहे हो? वो शंकर जी की पूजा करता है, वो तो शंकर जी को मानता है भगवान। आप कह रहे नहीं शंकर जी पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे राम पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे हनुमान जी पूजा योग्य नहीं, तुम्हारी लक्ष्मी जी पूजा योग्य नहीं, तुम्हारी दुर्गा जी पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं। सिख जो है अपने गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, आप सिखों को सुना सुना के कह रहे हो कि नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों भैया? सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है, अपने 10 गुरुओं को मानता है, 10 गुरुओं को मानता है, आप उसको क्यों सिखा रहे हो? तो मेरा ये मानना है ये बिल्कुल गलत है। इस पे गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए कि हिंदू इतना टॉलरेंट होता है और मुस्लिम इतना इंटॉलरेंट क्यों होता है? हिंदू तो सब कुछ, उसको तो 5 बार अजान सुनता है फिर भी कोई फर्क नहीं नहीं सर सुनिए ना, हम इतिहास से भी नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी महाराणा नाम की, उसमें अरबों का, मुगलों का, ये सारा पूरा इतिहास उसमें बताया गया कि किस तरीके से अरबों के वक्त में हमारे जो राजा महाराजा थे उनके पास संसाधन कम थे, सेना कम थी, हथियार कम थे, वो फिर भी उन्हें ईरान की सीमा तक खदेड़ कर आए थे। आज हम 120 करोड़ हैं, ये 35 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़ जो भी है, उसके बावजूद, इतना 120 करोड़ होने के बावजूद भी हिंदू बेबस क्यों हैं? कमी कहाँ है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, पहले गोत्र व्यवस्था थी। 2 कारण था हिंदुओं के एक होने का, और आज जिसकी वजह से टूटे हुए। उदाहरण के लिए अभी हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं, और किसने बांटा हुआ है? सरकारों ने। सरकार कागज पूछती है अपना जाति बताओ, सबको अपना बताना पूछती है। पहले भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, पहले भारत में गोत्र व्यवस्था थी। और गोत्र का फायदा ये होता है कि जो गोत्र कश्मीर वालों का होता है वही तमिलनाडु वालों का होता है, वही गुजरात वालों का होता है, वही बंगाल वालों का होता है। नहीं, भाषा के आधार पे गोत्र बदलते नहीं, गोत्र कॉमन होता है। जो मलयाली बोलने वाले का होता है वही हिंदी बोलने वाले का होता है, पंजाबी बोलने वाले का होता है, हरियाणी बोलने वाले का होता है। तो गोत्र जोड़ता है। जो ब्राह्मण का गोत्र होता है वही क्षत्रिय का गोत्र होता है, वही वैश्य का गोत्र होता है, वही दलित का गोत्र होता है। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज है। अब मैं पूरे देश में घूमता हूं। 2024 में मैं 85 जिलों में जा चुका हूं। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था। 2022 में मैं 90 जिलों में गया था। अब तक मैंने 500 जिले कवर कर लिए हैं भारत के, 800 जिलों में से 500 जिले। और वहां जाके मैं एक कॉमन चीजें पूछता हूं, भाई किसका किसका गोत्र भारद्वाज है, किसका किसका कश्यप है, मैं पूछता हूं वहां पे। तो जानते हैं आप, जो गोत्र हिंदू का वही जैन का, वही बौद्ध का, वही सिख का। जो गोत्र ब्राह्मण का वही क्षत्रिय का, वही वैश्य का, वही दलित का। जो गोत्र यूपी वालों का वही बिहार वालों का, वही बंगाल वालों का, वही असम वालों का, वही अरुणाचल वालों का, वही मिजोरम वालों का, वही नागालैंड वालों का। अगर हम गोत्र व्यवस्था दोबारा अपनी जीवित कर लेते, जो एकदम मृत प्राय हो गई। आज की डेट में गोत्र का काम केवल शादी विवाह के समय होता है। पूछते नाम क्या है, गोत्र क्या है। आपने कभी शादी विवाह जो हमारे संस्कार होते हैं उसमें जाति पूछी क्या? आपकी शादी अगर होएगी गोत्र तो केवल पूछेंगे आपका नाम क्या, आपका गोत्र क्या है, कभी नहीं पूछेंगे आपकी जाति क्या है। किसी से नहीं पूछा जाता। तो पटेल, यादव, पाटिल, पवार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, पांडे, शुक्ला, त्रिपाठी, ये जितने भी हैं, गोत्र सबका कॉमन है। हम धीरे धीरे गोत्र को पीछे कर दिए, जातियों को आगे ले आए, और बाद में और नेताओं ने उसमें दलित बनाम सवर्ण किया, ये किया, वो किया। उसका नतीजा रहा कि धीरे धीरे हिंदू बटा। दूसरा, हम बचपन में देखते थे, हम लोगों के गांव में जब परशुराम जी की जयंती पे शोभा यात्रा निकलती थी तो सारे लोग परसा लेके निकलते थे। परस मतलब गड़ासा, सबके घर में गड़ासा होता था। शिवरात्रि पे शोभा यात्रा निकल रही है, सबके हाथ में एक त्रिशूल। हनुमान जी की जयंती पे शोभा यात्रा निकल रही है, सबके हाथ में गदा। नवरात्रे में शोभा यात्रा निकल रही है, सबके हाथ में तलवार। गणेश जी का मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी। गणेश जी की यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, हाथों में सबके कुल्हाड़ी। ये 5, एक तलवार, एक त्रिशूल, एक आपका गदा, एक आपका जो है कुल्हाड़ी, एक फरसा, गड़ासा। ये 5-6 शस्त्र जो है सबके घर में होते थे।
दशहरे पे पूजन किया जाता था, शोभा यात्रा में लोग निकलते थे। तो वो हमारे पूर्वजों ने जो रखा था ना, वो किस लिए रखा था? रोज रोज सबको मारने के लिए थोड़ी। और वैसे भी आप देखो, लोग अब अभी इस इंटरव्यू को सुनने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये तो भड़काने की बात कर रहे हैं, ये तो हिंसा की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, परमाणु बम से हिंसा होती है? हिंसा क्या होती है? अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल, ये हिंसा करते हैं क्या? हिंसा लोगों को तो मारते हैं, लोगों को मारते हैं ना। फिर भी क्यों हमने लेके रखा हुआ है? सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए नहीं, भय बिन होए न प्रीत, भय पैदा करने के लिए। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा सठे साठ्यम समाचरित। एक वैसे भी एक देसी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, मानव का अधिकार होता है, राक्षस का नहीं। मानवाधिकार जिसको ह्यूमन राइट कहते हैं वो ह्यूमन का होता है, इन ह्यूमन का नहीं। ठीक है, गुंडे बदमाश ऐसे लोगों का कोई फंडामेंटल मानवाधिकार नहीं होता। तो ये एक तो हम अपनी परंपराएं छोड़ दिया, एक हमने अपनी गोत्र व्यवस्था को छोड़ा, जिसकी वजह से हम कटते गए। आज की डेट में हम 10,000 से ज़्यादा जातियों में बटे हुए हैं। जबकि अगर हम अपने गोत्र पे आ जाएं तो हम 115 गोत्रों में जुड़ जाएंगे। उत्तर से दक्षिण जुड़ जाएगा, पूरब से पश्चिम जुड़ जाएगा, अगड़ा पिछड़े का कॉन्सेप्ट खत्म, दलित बनाम सवर्ण वाला विभाजन खत्म, जो भाषावाद है, जो क्षेत्रवाद है, जो जातिवाद है, ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। पहला, हिंदू जैन बौद्ध सिख भी जुड़ जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित भी जुड़ जाएंगे, पूरब पश्चिम वाले भी जुड़ जाएंगे, उत्तर दक्षिण वाले भी जुड़ जाएंगे, हम अगर अपने गोत्र पे आ जाएं। मैं इसलिए आज सभी अपने संतों से निवेदन कर रहा हूं, सारे संत जितने हमारे महामंडलेश्वर हैं, जितने मेरे आचार्य हैं, जितने हमारे कथावाचक हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी अपनी कथाओं में गोत्र व्यवस्था प्रमोट करिए। अपने अपने शिष्यों से कहिए कि चलो अभी उनका नाम तो ठीक है, जो नाम है वो नाम है, लेकिन कम से कम अब जो आने वाले घर में बच्चा पैदा हो उसका वो गोत्र यूज करे बजाय की जाति। नाम वो भले गर्ग हैं, चाहे पटेल हैं, चाहे यादव हैं, लेकिन अपना वो जो उनका गोत्र है, कश्यप है, भारद्वाज है, व्यास है, जो भी गोत्र उसको यूज करें। और हमारे ये भी परंपरा है कि जिसको अपना गोत्र नहीं पता तो जिस गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, गुरु का गोत्र ही उसका गोत्र होता है। सर अब तो फैशन हो गया कि नाम अच्छा कौन सा लगेगा वो रखेंगे, क्या नाम के पीछे अच्छा लगेगा वो फैशन बन गया। हम वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा चले गए। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, प्रचार भी अखिलेश यादव वहाँ करें। आपने अखिलेश यादव की बात की तो उनके एक नेता हैं अबू आजमी, मन से कह रहे हैं कि अभी तो यहाँ दो ही विधायक हैं, अभी कम से कम 5-7 विधायक और चाहिए। अगर 5-7 विधायक और हो गए तो फिर किसी की माँ ने दूध नहीं पिया कि मुसलमानों को कुछ कह दे। अखिलेश यादव बड़े आराम से सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो है लोग ये इकट्ठा हो जाएंगे। अबू आजमी का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो बढ़ा क्यों है आज मैं आपको बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो महाराष्ट्र के एक एक आदमी तक पहुँचे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को महाराष्ट्र तक पहुँचाइए। मेरा जो 85वां कार्यक्रम था, 85th कार्यक्रम इस साल का, वो पूना में ही था। ठीक है, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। महाराष्ट्र के सारे जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अहमदनगर की डेमोग्राफी बदल गई, अकोला की बदल गई, अमरावती की डेमोग्राफी बदल गई, औरंगाबाद की डेमोग्राफी बदल गई, बीड, भंडारा, बुल्हाना, चंद्रपुर, धुले की डेमोग्राफी बदल गई है महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली, गोंडिया, हिंगोली, जलगांव की डेमोग्राफी बदल गई है। जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक की डेमोग्राफी बदल गई है। उस्मानाबाद, पालघर, परभनी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी की डेमोग्राफी बदल गई है। सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वासिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। बदला क्या है सर? और बदलने का कारण क्या है? घुसपैठ नंबर 1, नंबर 2 धर्मांतरण, नंबर 3 जनसंख्या विस्फोट। नहीं सर, बदला क्या है? डेमोग्राफी, हिंदुओं की संख्या। हाँ, वो जानना चाह रहा हूं। हाँ, बदला ये है कि अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, वो जो वोटर लिस्ट बनी है, और जो 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था, वो जो वोटर लिस्ट है, दोनों में जो हिंदू और कन्वर्टेड हिंदुओं का जो रेशियो है वो बिल्कुल बदल गया है। इवन तो छोड़िए, मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, उसको धारावी कहते हैं। हाँ, भारत की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती। मुंबई के धारावी का जो झुग्गी बस्ती है, वहां पहले जो रेशियो था 80-20 का था, अभी उल्टा हो गया, 20-80 हो गया। 80 में कौन आ गया? विशेष संप्रदाय। हाँ, कन्वर्टेड हिंदू। पहले हिंदू और कन्वर्टेड हिंदुओं का रेशियो 80-20 था, अभी जस्ट अपोजिट हो गया, 20-80 हो गया। मैं बार बार वोटर लिस्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि जनगणना 10 साल के बाद होती है, इसलिए जनगणना से जनगणना कंपेयर नहीं करना चाहिए
क्योंकि 10 साल में कितने बच्चे पैदा हुए ये तो लेटेस्ट वाली वोटर आईडी वोटर लिस्ट बताएगी। वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। जैसे अभी मई में चुनाव था 2024 के लोकसभा का, अप्रैल में, तो जनवरी तक वोटर लिस्ट अपडेट हुई है। सबसे लेटेस्ट ऑथेंटिक चीज होती है वोटर लिस्ट, क्योंकि हमेशा अपडेट रखती है। आप 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट देखिए, मात्र 25 साल हुआ ना। इस 25 साल में महाराष्ट्र के सभी जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, सारे लोकसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल गई है, सारे विधानसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल गई है। और ये मैं जो महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं, आप इसको भारत के किसी भी लोकसभा पे आजमा लीजिए। आज घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण आप किसी भी गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट, ग्राम सभा की जो ग्राम प्रधान वाली चुनाव की होती है वोटर लिस्ट, और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। किसी भी शहर के म्यूनिसिपल वार्ड की जहां पार्षद का चुनाव होता है, वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। भारत के किसी भी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। भारत के किसी भी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। आपकी आंखें मतलब खुली रह जाएंगी, लोगों को पता ही नहीं है किसी भी। मैं तो चैलेंज करता हूं कहीं भी। तो वो जो अबू आजमी का इशारा है वो इसलिए है क्योंकि जीतने के लिए तो 33% चाहिए होते हैं ना भाई। जिस क्षेत्र में 20% हो गए तो 10-11% वोट और चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस ये है कि हिंदू 100% एक साथ वोटिंग करेगा नहीं। उनको लगता है हिंदू पाटिल के नाम पे, पवार के नाम पे, मराठा के नाम पे, इस पे नाम पे, उसके नाम पे आपस में लड़ेगा। ठीक है, वो तमिल गैर तमिल के नाम पे या हिंदी गैर हिंदी के नाम पे या दलित बनाम सवर्ण पे नाम पे बटेगा। वो वोट उनको मिल जाएगा। उनको लगता है ये खटाखट वाली स्कीम लॉन्च कर देंगे, कुछ फ्री वाला ऑफर कर देंगे तो हिंदू बट जाएगा। उनको इसलिए भी कॉन्फिडेंस है अबू आजमी को क्योंकि मुस्लिम वोट बड़े स्पेसिफिक होती है, बड़े पैटर्न पे होती है। याद रखिएगा, भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और भारत में मुसलमानों का कोई नेता भी नहीं है। वो राजस्थान में कांग्रेस को वोट करते हैं और उत्तर प्रदेश में दिल्ली में केजरीवाल को वोट करते हैं। इसका मतलब उनके राहुल गांधी नेता नहीं है, वो दिल्ली में केजरीवाल उनके नेता है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, इसका मतलब अखिलेश यादव को वोट करते हैं। बिहार में जाते हैं आरजेडी को वोट करते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी को वोट करते हैं, असम में फिर कांग्रेस को करते हैं और केरल में वो लेफ्ट को करते हैं। तमिलनाडु में वो डीएमके को करते हैं। उनका सीधा सा पैटर्न है, जो पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारा तुष्टिकरण हमें धर्मांतरण की छूट देगी, जो पॉलिटिकल पार्टी हमें घुसपैठ कराने वालों को मदद करेगी, घुसपैठियों को बसाने के लिए मदद करेगी, जो पॉलिटिकल पार्टी हमें जनसंख्या विस्फोट में मदद करेगी, जो पॉलिटिकल पार्टी हमें ड्रग स्मगलिंग पे हमारे रोक नहीं लगाएगी, हम उसको वोट करेंगे। ड्रग स्मगलिंग इसलिए कह रहा हूं, इस समय आप पेपर में देखते रहते होंगे कि ड्रग पकड़ी जा रही है। हाँ, हजारों करोड़ की, 5-5 हजार करोड़। हाँ। ठीक है, अब उसको देखिए कहां पकड़ी जा रही है। ड्रग केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट में पकड़ी जा रही है। ड्रग गुजरात में पकड़ी जा रही है, भाजपा का शासन है। ड्रग हरियाणा में पकड़ी जा रही है, गुजरात का बीजेपी का शासन है। ड्रग दिल्ली में पकड़ी जा रही है क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है। ड्रग यूपी में पकड़ी जा रही है, बीजेपी का शासन। ड्रग एमपी में पकड़ी जा रही है, बीजेपी का शासन। ड्रग अब छत्तीसगढ़ में पकड़ी जा रही है, बीजेपी का शासन। लेकिन ड्रग बंगाल में नहीं पकड़ी जाती, ड्रग केरल में नहीं पकड़ी जाती, ड्रग अब महाराष्ट्र में पकड़ी जा रही है अभी, जब से बीजेपी का शासन आ गया। उसके पहले नहीं पकड़ी जा रही थी। ड्रग जो है झारखंड में नहीं पकड़ी जा रही है। ठीक है, असम में अब पकड़ी जा रही, पहले नहीं पकड़ी जा रही थी। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में नहीं पकड़ी जा रही है। ड्रग पे कार्रवाई, मणिपुर में हिंसा शुरू किस लिए हुई, जब ड्रग के ऊपर कार्रवाई करना। हाँ, ड्रग का कार्टेल सारा जो ड्रग का कार्टेल था। हाँ। तो उनको 4-5 चीज चाहिए। उनको ये चाहिए, पहली बात तो वो 10-10, 15-15 बच्चा पैदा करें, कोई रोक टोक ना हो। वो धर्मांतरण कराएं, कोई रोक टोक ना हो। वो घुसपैठियों को बसाएं, कोई रोक टोक ना हो। उनका ड्रग का कारोबार पूरा चलता रहे। अब उन सबको खाने पीने के लिए कहां से आएगा? तो वो इसीलिए वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लॉयल नहीं है, वो किसी भी नेता के लॉयल नहीं है। ये गलतफहमी सबको दूर कर लेनी चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, सारे नेताओं को गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि वो हमारे लॉयल है। अखिलेश यादव को भी दूर कर लेना चाहिए। अखिलेश यादव का अगर है तो अखिलेश यादव एक काम करें, एक बार 10 सीट यहाँ पे लड़ा दें दिल्ली में। विधानसभा का चुनाव होगा, आप देख लीजिए अखिलेश यादव को एक वोट नहीं मिलेगी। वो यूपी में मिलेगी क्योंकि यूपी में वो हराएंगे, यहाँ नहीं करते, वहाँ कामयाब है। इसलिए आपने भी बात की कि आंख नहीं खुल रही है किसी की, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की आंख खुल गई है अभी?
जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कल, क्रांतिकारी फैसला जिसे बताया जा रहा है, असम के परिप्रेक्ष्य में फैसला आया लेकिन देश भर में लागू होगा, विस्तार से बताइएगा कि इस फैसला ये है क्या और इसके बाद इसका असर क्या पड़ेगा। क्या अब सरकार को खुली छूट मिल जाएगी अवैध घुसपैठे को इस देश से बाहर निकालने की? देखिए, हुआ ये था कि राजीव गांधी ने सिटीजनशिप एक्ट में एक धारा जोड़ी 6A। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट इसलिए बना है क्योंकि भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 11, आप नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। वो कानून बनाया नेहरू जी ने। उसके बाद उसमें बीच बीच में सुधार होते गए। बाद में राजीव गांधी ने उसमें सेक्शन 6A जोड़ दिया और जोड़ के उन्होंने बाकी देशों के लिए जो कट ऑफ डेट है नागरिकता की, असम के लिए उसको आगे बढ़ा दिया 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। असम में जो उसकी सिटीजनशिप एक्ट थी वो 1966 से उसको 71 कर दिया गया। हालांकि उनका उद्देश्य क्या था कि वहां के जितने घुसपैठियां हैं उनको बसा देना। वहां उन घुसपैठियों को निकालने के लिए आंदोलन चल रहा था। बाद में जब डील हुई तो उन्होंने बोला ठीक है, हम 61 से 71 कर देते हैं। बांग्लादेश उस समय युद्ध हुआ था, बांग्लादेश वाला वॉर चला था, तो उन्होंने ये कहा कि हम 66 से करके, तो एक तरीके से राजीव गांधी ने वो 6A जोड़ के लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। असम की डेमोग्राफी बदलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो सेक्शन 6A है। पहले तो ये बता दूं आपको, जो असम के बॉर्डर के 9 जिले पूरी तरीके से बदल चुके हैं, जहां कहीं पे 5% हिंदू है, कहीं 8% हिंदू है, कहीं 10% हिंदू है, और वो भी कब तक है भगवान जाने, वो भी वहां से बहुत तेजी के साथ पलायन कर रहे हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो सेक्शन 6A था। उसको चैलेंज किया हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में। हमने कहा 6A नहीं होना चाहिए, जैसे बाकी लोगों के लिए कट ऑफ डेट 48 है, 1948 है, वैसे सबकी होनी चाहिए। उसके बाद जिसको चाहिए रेसिडेंशिप अपनी अप्लाई करे, अपना ले ले। लेकिन फिलहाल वो मामला 5 जजों की बेंच में गया। 5 जजों की बेंच ने उसको अपहेल्ड किया। लेकिन एक जो अच्छी बात ही उन्होंने ये किया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये 5 साल का एक्सटेंशन असम के लिए हम लागू कर रहे हैं, लेकिन अब पूरे देश में घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करने का काम, उनको डिटेक्ट करने का काम, उनको डिटेन करने का काम, उसको डिपोर्ट करने का काम पूरे देश में शुरू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठ के प्रति बहुत ही गंभीर चिंता जाहिर किया इस फैसले में। तो उन्होंने कम से कम हमारा जो दूसरी मेरी PIL है उसका रास्ता खोल दिया है। हमारी एक PIL है, 2017 में हमने PIL फाइल किया था कि भारत में इस समय 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं कुल मिला के। इनको आप डिटेक्ट करिए, इनको डिटेन करिए, इनको डिपोर्ट करिए। केंद्र सभी राज्य सरकारों को उस पर नोटिस जारी हो रखा है, केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी हो रखा है। लेकिन वो हमारा मैटर आगे इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि ये 6A वाला मैटर जो है ये 5 जजों के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब इस 6A ने हमारी वाली PIL का रास्ता खोल दिया, जिसमें हमने कहा इनको 1 साल के अंदर ढूंढो, इनको आप पहचान करो, इनको बाहर निकालो। पहचान कैसे करेंगे सर? लेकिन वो तो रच बस गए इस देश के भीतर। नहीं, अब बहुत आसान है। मैंने कहा ना, कोई समस्या लाइलाज नहीं होती है। सबसे पहले घुसपैठ को निकालने के लिए एक एक आदमी घुसपैठ नहीं ढूंढना है। केवल एक कानून बनाने की जरूरत है कि भारत में घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना गंभीर अपराध है। जो आदमी घुसपैठ यहाँ रह रहा है और जो आदमी उनकी मदद कर रहा है, यानी जिसने उनका राशन कार्ड बनाया, जिसने वोटर ID बनाया, जिसने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, जिसने कुछ भी उनकी मदद किया है, उनको 10 से 20 साल सजा मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप अपने लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। और इसका 3 ही कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। निकालने का एक तरीका है, सबसे पहले कठोर कानून बनाइए। दूसरा, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित करिए। हमारे देश में फर्जी आधार बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी वोटर ID बनाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना, फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना, कुछ भी गंभीर अपराध नहीं। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, अंदर आके 2000 रुपए देते हैं कॉमन सर्विस सेंटर को, आधार बन जाता है। वही समझाइएगा। तो कानून पहले बनाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि आप 6 करोड़ को एक साथ निकाल सकते ना, पहले तैयारी।
तैयारी जैसे कहते नहीं, पहले किसान क्या करता है, पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, फिर उसमें बीज बोता है। हम आज सोचे एनआरसी लागू हो जाएगी, एनआरसी फेल हो जाएगी। असम में एनआरसी फेल हो चुकी है। फेल होने का मूल कारण ही भ्रष्टाचार था। सबसे पहले भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा और सबको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। जिन लोगों ने घुसपैठियों का वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट जो कुछ बनाया हो, कृपया 3 महीने का टाइम है, आप आके स्वेच्छा से बता दीजिए, नहीं तो आपको हम 20 साल के जेल में डालेंगे। और दूसरा, एक घुसपैठियों को विंडो देना पड़ेगा। कानून बनाया, सारे अखबारों में नोटिस, जो लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं कृपया यहाँ से चले जाएं, नहीं तो पकड़े जाने पर 10 से 20 साल सजा होगी। जैसे ही हम पब्लिक नोटिस डालेंगे ना और 3 महीने का विंडो दे देंगे, 80% अपने आप भाग जाएंगे। जिन लोगों ने उनकी मदद किया है ना, वो खुद ही उनको जा जाके बताएंगे। मददगारों को पता है कि उन्होंने घुसपैठियों को कहाँ कहाँ बसाया। पार्षद प्रधान को पता है कि घुसपैठिया उनके क्षेत्र में कहाँ कहाँ रहता है। सारे पार्षद थानेदार को पता होता है, हवलदार को पता है कहाँ कहाँ अवैध झुग्गियाँ बनी हुई हैं। हाईवे के किनारे हो, चाहे रेलवे लाइन के किनारे हो, चाहे एयरपोर्ट के किनारे हो, चाहे वो बंदरगाह के किनारे हो, जहाँ जहाँ झुग्गी बनी है उस एरिया के पार्षद प्रधान को पता होता है कि ये आदमी भारतीय है, ये अवैध घुसपैठिया है। वो कुछ करते इसलिए नहीं है, उनसे एक तो थोड़ा पैसा मिलता है, दूसरा उनकी वोट मिलती है। जैसे हमने डिक्लेयर कर दिया, पार्षदों की ड्यूटी फिक्स कर दिया, आप अपना अपना क्षेत्र चेक कर लो। प्रधान की ड्यूटी फिक्स कर दिया, आप भी अपना चेक करो। अगर आपके क्षेत्र में पाए, हमें पार्षद प्रधान को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, हमें थानेदार को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, हमें लेखपाल पटवारी को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, हमें कानूनगो को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, हमें तहसीलदार पेशकार को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। कठोर कानूनी इसका स्थायी समाधान है, दूसरा कोई स्थायी समाधान नहीं है। सर देखिए, एक एग्जांपल से मैं समझना चाहूँगा। मैं मान लिया बांग्लादेश से आया हूँ, मैं हिंदुस्तान में आया, आकर मैंने किसी को पकड़ा, उसको पैसे दिए, उसने मेरा आधार कार्ड बना दिया, बैंक खाता खुलवा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया, वो चीज़ें तो असली है ना? नहीं, सुनिए, वो जो बनाया हाँ, वो असली है। हाँ, लेकिन किसी नियम को वायलेट करके तो बनाया। आप वायलेट क्या किया? आधार बनाने से पहले आपको ये तो बताना, बनाने वाले को ये देखना चाहिए था कि ये यहाँ का है भी कि नहीं है। भाई 4 बात तो पूछ लो ना। नहीं चलिए, अगर मैं किसी गांव में मैं आप समझ गया, आप एक काम करिए, मैं समझ आप जो कहना चाह रहे हैं बहुत सीधा सा है। अरे भारत में 100-200 घुसपैठिए तो हैं जो ऐसे मिल जाएंगे जिसको पुलिस जाके पूछ भाई तेरा मामा घर कहाँ है, बता, तेरे मौसी घर कहाँ है, तेरी बहन का घर कहाँ है, तेरी ससुराल कहाँ है, इतने तो पूछना है। आप 10 महिलाओं को पकड़ के पूछो तेरा मायका कहाँ है, चल दिखा तेरा मायका कहाँ है, इतने तो करना है। पुलिस का पूछती नहीं है क्या? पुलिस तो पूछता तो खूब करती है। जैसे ही आप 100-200 को पकड़ेंगे और कानून आपका है भैया 10 से 20 साल की सजा वाला, भगदड़ मच जाएगी। जैसे भेड़ नहीं भागती है, जो झुंड होती भेड़ की, उसमें क्या होता है, वो जो भेड़ चलाने वाला सबको डंडा नहीं मारता, एक को मारता है, उसके बाद सब भागती हैं। आखिर दुबई में घुसपैठ नहीं होती, सिंगापुर में क्यों नहीं होती, चीन में क्यों नहीं होती, भारत में क्यों होती? क्योंकि हमारा जो कानून है 1946 वाला फॉरेनर एक्ट, 1946 का फॉरेनर एक्ट आज भी चल रहा है। उसमें मैक्सिमम सजा ही 3 साल है, और वो भी सजा जरूरी नहीं है, जज चाहे तो उसको पेनाल्टी करके फाइन करके छोड़ दे। और दूसरा जो सबसे बड़ा गंभीर है, फर्जी डॉक्यूमेंट। जैसे ही आपने ये कहा कि भैया घुसपैठ पे 10 से 20 साल सजा होगी, और जांच करने पे पाया कि अगर आपके डॉक्यूमेंट गड़बड़ हैं तो एक डॉक्यूमेंट पे 10-10 साल सजा होगी, जानते हैं क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ हर घुसपैठी के पास 5 डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपने कानून में ये बना दिया कि एक डॉक्यूमेंट का 10 साल, तो 5 डॉक्यूमेंट का 50 साल, अवैध रूप से रहने का 10 साल, टोटल होगा 60 साल। जैसे अखबारों में खबरें छपेंगी 60-60 साल सजा होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सारे छोड़ के भाग जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे, तो एनआरसी लागू करेंगे तो फेल हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली एनआरसी करने कौन जाएगा? लेखपाल जाएगा, पटवारी जाएगा, कानूनगो जाएगा, क्लर्क जाएगा, वही तो जाएंगे। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून में फिर उनका 2-2 हज़ार रुपए लेके रजिस्टर में नाम लिख दें, जैसे असम में यही तो हुआ था। असम में इसलिए तो फेल हो गई एनआरसी। घुसपैठियों ने पहले 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा लिए, और जब रजिस्टर बनने आया, एनआरसी का मतलब रजिस्टर बनता है, कुटुंब रजिस्टर बनता है। जब कुटुंब रजिस्टर बनाया तो वहां उन्होंने क्या किया, घुसपैठियों से पैसा ले लिया। और घूसखोर जो बाबू होते हैं बड़े चालाक, उन्होंने क्या किया, दिन भर जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे, कि जिससे जनसंख्या बैलेंस बनी रहे। तो जब असम के एनआरसी रजिस्टर बना तो पता चला घुसपैठिए असम भारतीय बन गए, और भारत के लोग घुसपैठी हो गए। रूट काज करप्शन, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। यही तो समस्या है ना सर,
अगर देश भर में भी एनआरसी लागू होगा तो कब कहाँ 2000 5000 लेके आदमी नाम लिख देगा, कौन देखने जा रहा है ये उसका कोई वो। नहीं, खौफ। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार पे फांसी होती है, आपको बता दूं। सिंगापुर में भ्रष्टाचार को फांसी होती है, चीन में भ्रष्टाचार पे फांसी होती है, चीन के पूर्व कानून मंत्री को फांसी हो चुकी है, चीन में कंपनी के जीएम को फांसी हुई थी, उसने ठेकेदार से कुछ पैसा ले लिया था। सिंगापुर में फांसी हुई, सिंगापुर में तो 900 ग्राम गांजा एक आदमी लेके घूम रहा था, उसको फांसी दे दिया। क्या बात कर रहे हैं? तो सर जब बस कानून ही बनाना है, इतना सा ही काम करना है, तो फिर सरकार इस बारे में सोचती क्यों नहीं है? सरकार इसलिए नहीं सोचती, पहली बात तो लोग नहीं सोचते, इसके बारे में संयुक्त लोग से प्रयास नहीं करते। मैं तो कई बार कह चुका हूं, आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, आप बहुत जागरूक हैं इसलिए मैं बाकी लोग छोड़ देता हूं। मंदिर बनाने से घुसपैठ रुकेगी? नहीं। धर्मांतरण रुकेगा? नहीं। जनसंख्या विस्फोट रुकेगा? नहीं। गौशाला बनाने से धर्मांतरण रुकेगा? नहीं। घुसपैठ रुकेगी? जनसंख्या विस्फोट रुकेगा? नहीं। ये तीन ही हमारे तीन सबसे बड़े खतरे हैं। चौथा जो सबसे बड़ा खतरा है ड्रग। हमारे युवाओं को नशेड़ी बनाया जा रहा है और ड्रग का यूज कन्वर्ट करने के लिए किया जा रहा है। पूरा पंजाब में जो कन्वर्जन चल रहा है वो ड्रग के जरिए चल रहा है। पहले मुफ्त में ड्रग बांटी जाती है और जब आदमी नशेड़ी हो जाता है फिर हालेलुया 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 हो जाता है। तो चौथा जो सबसे बड़ा खतरा है ड्रग, और पांचवा जिस पे इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है वो है अश्लीलता, पोर्नोग्राफी। इस पे बहुत बड़ा पैसा हो रहा है। इन 5 चीजों को नहीं रोकेंगे बर्बाद हो जाएगा भारत, बर्बाद हो जाएगा। तो क्या क्या मतलब मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाने हैं? नहीं, मेरा ही ये कहना है मंदिर बनना चाहिए, लेकिन सवाल ये जो भारत की डेमोग्राफी बदल रही है वो 3 कारणों से बदल रही है। घुसपैठ के कारण बदल रही है, धर्मांतरण के कारण बदल रही है, जनसंख्या विस्फोट के कारण। और ये तीनों समस्याएं केवल कानून बना के ठीक हो सकती हैं। कथा करने से धर्मांतरण घुसपैठ जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा। गौशाला बनाने से धर्मांतरण घुसपैठ जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा। रामलीला करने से धर्मांतरण घुसपैठ जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा। मंदिर बनाने से धर्मांतरण घुसपैठ जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा। आप और जितने काम करना चाहते हैं कर लीजिए। एनजीओ बनाने से धर्मांतरण घुसपैठ जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा। धर्मांतरण जनसंख्या विस्फोट घुसपैठ रुकेगा कठोर कानून बनाने से। और मैं गारंटी लेता हूं आपके सामने, केवल घुसपैठियों पे और अच्छा भ्रष्टाचार को भी देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। सबकी जड़ भ्रष्टाचार है। जब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुके। जानते हैं कैसे? आदमी ड्राइवर की नौकरी करता है तो 20,000 रुपये महीने कमा लेता है, ठीक है। इंजीनियर बनता है तो 50,000 रुपये महीने कमाता है। धर्मांतरण वाला काम शुरू करता है 5-5 लाख रुपए महीने कमाता है। एक व्यक्ति पे 1 लाख रुपए मिलता है। एक व्यक्ति को कन्वर्ट करने का 1 लाख। ये इस्लाम वाला का रेट है या हालेलुया वाला? दोनों का सेम है। एक का खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आता है, दूसरे का वेस्ट कंट्री से एफसीआरए के जरिए आता है। रेट लगभग सेम है, ठीक है। अब महीने में 5-6 लोगों को पकड़ना आसान है। अरे इतने तो रिश्तेदार नातेदार मिल जाते हैं। तो हो क्या रहा है? जो पटेल है वो पटेलों को कन्वर्ट करा रहा है, जो सरोज है सरोज को कन्वर्ट करा रहा है, जो यादव है यादव को कन्वर्ट करा रहा है, जो ऐसे सब अलग अलग अपना करा रहे हैं, अपने जान पहचान वालों को करा रहे हैं। क्यों? हर महीने उनको पैसा आ रहा है। महीने में 5 लाख रुपए मिल गया, 2 लाख रुपए अगर खर्च भी करना पड़ा, 3 लाख रुपए तो बचत हुई है। अच्छा खासा ये एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये धर्मांतरण कराना, घुसपैठ कराना अपने आप में बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट है। घुसपैठियों को बाकायदा पैकेज मिलता है कि आपने कितने घुसपैठियों को बसाया, कहां बसाया, कैसे बसाया, वो बाकायदा पैकेज है। तो घुसपैठ धर्मांतरण तब रुकेगा जब विदेशी फंडिंग बंद होगी। घुसपैठ धर्मांतरण तब रुकेगा जब भारत के अंदर जो काला धन जनरेट हो रहा है वो रुकेगा। घुसपैठ धर्मांतरण तब रुकेगा जब आप भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करेंगे। घुसपैठ धर्मांतरण तब रुकेगा जब आप घुसपैठ और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करेंगे, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करेंगे। उनके खिलाफ एनएसए लगाएंगे, यूएपीए लगाएंगे, वेजिंग वॉर की धारा लगाएंगे, गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, देशद्रोह की धारा लगाएंगे। हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाइए, हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाइए और सुनिश्चित करिए कि ड्रग का मामला, घुसपैठ का मामला, धर्मांतरण का मामला, ये 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए। कानून कठोर हो, सजा जल्दी जल्दी मिले, तब कानून का खौफ पैदा होगा। खौफ पैदा हो जाएगा, ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ये लाइलाज समस्या नहीं है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की आपने बात कही, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला भी आया बेनामी संपत्ति को लेकर। काला धन लेकर जो लोग मतलब पैसा मेरा है, फ्लैट किसी के नाम है, ज़मीनें किसी के नाम है, ये अब इस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो क्या इस फैसले से भ्रष्टाचार कम हो सकता है और ये क्या फैसला है?
नहीं, ये फैसला अच्छा फैसला है कि पहले ये कह रहे थे कि नहीं आप इसको बैक डेट में लागू नहीं कर सकते हैं, और दूसरा ये कह रहे थे कि आपको जब्त करने में कुछ टर्म्स कंडीशन बढ़ा दी गई थी। इसके बावजूद हमारा भ्रष्टाचार विरोधी कानून दुनिया के जो टॉप 10 कंट्री हैं जहां ईमानदारी है उनके मामले में कुछ नहीं है। आप देखिए, भ्रष्टाचार किसके लिए किया? होशो हवास में किया जाता है ना, अनजाने में थोड़ी होता है। रोड एक्सीडेंट अनजाने में होता है, लेकिन भ्रष्टाचार अनजाने में नहीं होता। वेल थॉट, वेल प्लान्ड, सोच समझ के ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। दुनिया के कई देशों में जो प्लान्ड क्राइम होता है और जिसमें कैपिटल गेन होता है उसको जघन्य अपराध घोषित किया गया। मतलब भ्रष्टाचार, काला धन, हवाला, बेनामी लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सबको जघन्य अपराध घोषित किया है। दुनिया के कई देशों में घूसखोरी, कमीशनखोरी, काला धन, हवाला, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति पे आजीवन कारावास, फांसी का प्रावधान है। हमारा देश, हमारा कानून आज भी उन देशों के मुकाबले बहुत सड़ा हुआ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अच्छा फैसला है, लेकिन अभी भी हम सिंगापुर, अमेरिका, चाइना, जापान, उनके हम लेवल पे नहीं आ पाए हैं। जब तक भारत में भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, जब तक भ्रष्टाचारियों की नागरिकता नहीं खत्म होगी। नागरिकता इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भारत में कहने को नागरिकता कानून है, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं। आज तक आपने सुना क्या 2G घोटाले वालों की नागरिकता गई? नहीं। कोयला घोटाला वालों की गई? कॉमनवेल्थ वालों की गई क्या? 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, लेकिन न किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुआ। तो खौफ पैदा कैसे होगा? फिर भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? भ्रष्टाचार तब रुकता है जब आप साल 2 साल में खबरें आती हैं, जब उसने भ्रष्टाचार किया था फांसी हो गई, उसने भ्रष्टाचार किया था फांसी हो गई, उसने भ्रष्टाचार, ये जब खबरें आती हैं ना, वो खौफ पैदा करती हैं। तो दुनिया के कई देशों में ये व्यवस्था है। भ्रष्टाचार आप तभी रोक सकते हैं जब आप 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज़्यादा करप्शन होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज़्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज़्यादा ब्लैक मनी होती है। हमारा दुर्भाग्यवश हमारे देश की करेंसी बड़ी है। आज की डेट में हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है। गोलगप्पा बेचने वाले भी एटीएम, पेटीएम, भीम यूपीआई यूज कर रहे हैं। जूता बनाने वाला मोची भी यूज कर रहा है। चाय पान की दुकान पे भी हो गया है। अब समय आ चुका है 100 रुपये से बड़ी नोट को बंद कर देना चाहिए। 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना चाहिए। 130 करोड़ आधार बन चुका है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देना चाहिए। और भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाना चाहिए। जब तक भ्रष्टाचारियों पे कठोर दंड नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक घुसपैठ नहीं खत्म होगी। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक जासूसी नहीं रुकेगी, तब तक गद्दारी नहीं रुकेगी। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक माओवाद, नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक अलगाववाद खत्म नहीं होगा। जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, धर्मांतरण, घुसपैठ नहीं खत्म होगी। अल्टीमेटली सारा खेल भ्रष्टाचार ही है। सारा खेल पैसे का है। आप भ्रष्टाचार खत्म कर दिए, माओवादी सरेंडर कर देंगे। आप भ्रष्टाचार खत्म करिए, सारे नक्सली सरेंडर कर देंगे। वो कहाँ उड़ कैसे रहे? पैसा आ रहा है ना, पैसे से उनका काम चल रहा है। हाँ, बिना पैसे के तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब थोड़ा वक्फ की भी बात करेंगे। वक्फ को लेकर आपने देखा कैसे बदरुद्दीन अजमल का बयान आया। सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ की ज़मीन पर है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। जेपीसी की भी बात चल रही है, जेपीसी में भी लगातार इसकी चर्चा चल रही है। तो क्या कुछ जेपीसी में चल रहा है और इसके मायने क्या हैं बदरुद्दीन अजमल के बयान के? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मैं जेपीसी में गया था और अपनी बात कह के आया हूं। लेकिन जेपीसी में हमने क्या कहा है हम आपको नहीं बता सकते। हमने ओथ लिया। हाँ ठीक है, लेकिन आपको बुलाया क्यों गया था वहाँ? बुलाया इसलिए गया क्योंकि हमने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया हुआ है। हाँ, 4 साल पहले वक्फ एक्ट पे चर्चा नहीं होती थी, जानते भी नहीं थे लोग। ये तो हम लोगों ने चैलेंज किया वक्फ एक्ट को, सरकार को नोटिस हुई, फिर थोड़ा मीडिया में चर्चा हुई, तब वक्फ के बारे में चर्चा हुई। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं सरकार ने जो डिसीजन लिया है वक्फ कानून को बदलने का, वो मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसमें अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है और उसके लिए हमने 44 सुधार तो सरकार ने किया है, 22 सुधार हमने और दिए हैं, वहाँ पे सजेशन और दिए हैं कि 22 और बदलाव की ज़रूरत है।
लेकिन मेरा ये मानना है जब भारत संविधान से चलता है, और संविधान का मतलब ही होता है समविधान, सबके लिए समान विधान, तो फिर एक देश एक विधान होना चाहिए। एक समान दान संघ, वक्फ मतलब दान, वक्फ मतलब चैरिटी, तो एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बन जाए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई यहूदी बहाई जिनको जिनको दान करना है वहीं अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। अलग से एक मजहब के लिए बोर्ड, अलग से एक मजहब के लिए ट्रिब्यूनल, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। अब अगर मजहब के आधार पर मंत्रालय रहेगा, मजहब के आधार पर कमीशन रहेगा, मजहब के आधार पर बोर्ड रहेगा, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल रहेगा, तो दूसरे विभाजन की नींव तैयार होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। इसीलिए भारत के संविधान में WAQF वक्फ शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में मैं चुनौती देता हूं ओवैसी और बाकी लोगों को, एक बार वो भारत के संविधान में दिखा दें वक्फ कहाँ है, किस पन्ने पे लिखा हुआ है, मैं जिंदगी भर के लिए अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। वक्फ है ही नहीं है, इसमें लिखा है चैरिटी, जिसको कहते हैं दान। तो होना क्या चाहिए, एक समान, हमने मतलब वहाँ क्या कहा वो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक समान दान संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थ संहिता होनी चाहिए। और जो बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं, उनके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी कह रहे हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग वक्फ की प्रॉपर्टी है, बसंत विहार और दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वक्फ प्रॉपर्टी है। एक मैं मुंबई के नेता को सुन रहा था, वो तो अंबानी का इंटीलिया को कह रहे थे वक्फ प्रॉपर्टी है। बहुत लंबे वक्त से विवाद है। 1,500 साल पुराने मंदिर को कह रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी है, 1,500 साल पुराने गांव को कह रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी है। कोई सबूत नहीं है। सबूत कहाँ से होगा? 1450 साल पुराना तो था, ये पंथ ही है। नहीं तो अगला बता रहा हूँ, अब क्या करेंगे ये कुछ दिन के बाद बोलेंगे कि ये जो मुर्शिदाबाद है, यहाँ मुर्शीद खां का शासन था, मुर्शीद खां यहाँ का जमींदार था, इसलिए पूरा मुर्शिदाबाद वक्फ का हो गया। ये कुछ दिन के बाद बोलेंगे ये जो मिर्जा था जिसके नाम पे मिर्जापुर चल रहा है, ये पूरा मिर्जापुर वक्फ हो गया। कुछ दिन के बाद कहेंगे जौनपुर, चूंकि जौना खां यहाँ रहता था तो पूरा जौनपुर वक्फ का हो गया। ये कुछ दिन के बाद बोलेंगे मुजफ्फर खान रहता था इसलिए पूरा मुजफ्फरपुर वक्फ का हो गया। कुछ दिन के बाद कहेंगे कि होशियारपुर पूरा वक्फ का है क्योंकि होशियार खान यहाँ का नवाब था। कुछ दिन के बाद कहेंगे गाजियाबाद भी पूरा वक्फ का है क्योंकि यहाँ पे गाजी खान रहता था। कुछ दिन के बाद कहेंगे फरीदाबाद भी पूरा वक्फ का है, पूरा का पूरा फरीदाबाद, क्योंकि वहाँ फरीद खान रहता था। कुछ दिन के बाद बोलेंगे पूरा फर्रुखाबाद भी वक्फ का है क्योंकि वहाँ फर्रुख खान रहता था। कुछ दिन के बाद कहेंगे पूरा मुरादाबाद वक्फ का है क्योंकि वहाँ मुराद खान रहता था। कुछ दिन के बाद कहेंगे बेगूसराय पूरा वक्फ का है क्योंकि वहाँ बेगू खान रहता था। कुछ दिन के बाद कहेंगे पूरा बिहार शरीफ वक्फ का है। कुछ दिन के बाद कहेंगे दरभंगा पूरा वक्फ का है। कुछ दिन के बाद बोलेंगे हाजीपुर पूरा वक्फ का है क्योंकि उसमें हाजी शमसुद्दीन वहीं रहता था इसलिए वो वक्फ का है। कुछ दिन के बाद कहेंगे जमाल खान रहता था इसलिए जमालपुर वक्फ का है। अहमद शाह रहता था इसलिए पूरा अहमदाबाद वक्फ का है। कुछ दिन के बाद कहेंगे भगन बुरहानपुर पूरा वक्फ का है। होशंग शाह रहता था इसलिए पूरा होशंगाबाद वक्फ का हो जाएगा। अहमद शाह रहता था इसलिए अहमदनगर पूरा वक्फ का हो जाएगा। तुगलक रहता था इसलिए पूरा तुगलकाबाद, ये वाला तुगलकाबाद दिल्ली वाला भी, और हम वहाँ पे महाराष्ट्र वाला तुगलकाबाद कहेंगे पूरा वक्फ का हो गया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बनाया इसलिए पूरा उस्मानाबाद वक्फ का कह देंगे। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बनाया इसलिए पूरा फरीदकोट भी वक्फ को बता देंगे। शाहजहाँ ने गोमती नगर को शाहजहाँपुर बनाया इसलिए पूरा शाहजहाँपुर वक्फ का हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बनाया तो पूरा बख्तियारपुर वक्फ का हो जाएगा। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया था तो पूरा करीमनगर वक्फ का हो गया। महबूब खान ने महबूबनगर बनाया तो पूरा महबूबनगर वक्फ का हो गया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया था वहाँ के निज़ामों ने तो पूरा हैदराबाद भी, भाई हैदर नाम आ रहा है तो पूरा हैदराबाद वक्फ का है। ऐसे ही फतेहपुर हुआ, अलीगढ़ हुआ, अमरोहा हुआ, आजमगढ़ हुआ, बाराबंकी, गाजीपुर। ऐसे तो बचेगा कुछ नहीं हिंदुस्तान में। तो बचेगा क्या? मैं कह तो रहा हूँ, कब वो दावा ठोक देंगे फिर। इसलिए मैं कहता हूँ ये घटिया कानून खत्म होना चाहिए। और वैसे भी 44 छेद थे, सरकार ने उसमें 44 पंचर बनाए जो बिल आया है। 22 हमने सुझाव दिए हैं। जिस टायर में 44 छेद हो जाए ना उसमें पंचर नहीं बनाना चाहिए, टायर ही बदला जाना, टायर बदल देना चाहिए। भारत का संविधान भी कहता है संविधान मतलब समान विधान, एक देश एक विधान। तो जब आपने वो 22 और जो पंचर हैं वो 6 वहां आपने बताए होंगे, तब रिएक्शन लोगों का कैसा था? अरे वहां तो वॉकआउट हो गया। मैं, विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी, हम लोग गए थे प्रेजेंटेशन देने। लंच के बाद हमारा प्रेजेंटेशन होना था और वॉकआउट हो गया पहले ही। हंगामा शुरू, जोर जार। अब चलो ठीक है, अब अंदर की बात नहीं बताऊंगा आपको, अंदर की बात बताना ठीक नहीं है। नहीं, हंगामा हो गया। हम तो गए थे पूरी तैयारी के साथ कि ये लोग जो बार बार वक्फ को कहते हैं हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मामला है, हम पूरा उसका जवाब देंगे।
वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मतलब ये अंदर की बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपकी जानकारी कि जो जमीन जो है ना, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए सरकार कभी भी किसी की जमीन को एक्वायर कर सकती है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, दान, अगर मुझे पैसे का दान करना है तो मैं अपने जेब से दान करूंगा या आपकी पॉकेट मार के उसको दान करूंगा? ऐसी बात अपनी पॉकेट से करेंगे। अगर मुझे गाड़ी दान करनी है, बाइक दान करनी है, कार दान करनी है, तो मैं अपनी वाली करूंगा, आपकी कार चोरी करके दान करूंगा? अपनी करेंगे। और जमीन दान करना है तो मैं अपनी वाली करूंगा या आपकी जमीन पे कब्जा करके करूंगा? वो भी अपनी करेंगे। अपनी करूंगा। तो ये बताओ, फिर ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? ना उनकी कोई पुश्तैनी नहीं जमीन, ना उन्होंने कोई जायज तरीके से मेहनत मजदूरी करके यहाँ जमीन कमाई। अरे वो जहां के रहने वाले थे वहां अपनी वक्फ करें ना, उनकी जो पुश्तैनी जमीन हो, यहां उनको कैसे अधिकार मिल गया? न मुगलों को वक्फ का अधिकार, न निजामों को वक्फ का अधिकार, न नवाबों को वक्फ का अधिकार, न उनके जागीरदारों को वक्फ का अधिकार, न उनके जमींदारों को वक्फ का अधिकार। हमारा ये मानना है 1950 में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो जो पहले वसी दरिंदों के नाम पे थोड़ा बहुत कब्जा चल भी रहा था, वो सारी जमीन सरकार के पास चली जानी चाहिए और कागज दिखाना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं, ओवैसी साहब ये तो बताएं कि उनके पिताजी ने, उनके परिवार ने कितना वक्फ किया है। भाई संपन्न परिवार है ना, मैं तो गरीब से नहीं पूछ सकता ना, मैं गरीब से क्यों पूछूं? मैं तो जो संपन्न लोग हैं, जो वक्फ के बड़े पुरोधा बन रहे हैं, वो बताएं। मदनी साहब बताएं उनके परिवार ने कितना वक्फ किया, कितने बीघे जमीन दान किया। दुरानी साहब बताएं उनके परिवार ने कितना दान किया। अबू आजमी बताएं उनके परिवार ने कितना दान किया। भाई अखिलेश यादव तो वक्फ नहीं कर सकते, उनका तो वो हराम माना जाएगा, हिंदू है, अभी कन्वर्ट नहीं हुए अगर, ठीक है, तो वक्फ तो वही करेगा जो मुस्लिम है। तो यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बाकी लोग, संजय सिंह वगैरह, तो ये तो वक्फ नहीं कर सकते, वो हराम माना जाएगा। जब तक कन्वर्ट न कर लें तब तक उनकी ज़मीन हराम हो गई। तो जिन्होंने हैं पहले से, वो बता दें कितना किया। कागज नहीं दिखाएंगे, कब्जा बताएंगे। ये कानून महाघटिया है। इसी का नतीजा ये हुआ, 10 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा कर लिया। और जानते हैं आप, दुनिया में 200 देश हैं, 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। जैसे मालदीव है, एक मुस्लिम राष्ट्र है, मालदीव का एरिया 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे 13 मालदीव बन जाएगा। बहरीन का क्षेत्रफल 1,70,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 बहरीन बन जाएगा, फिर भी 1 लाख एकड़ ज़मीन बचेगी। सिंगापुर का एरिया 5 लाख एकड़ है, यानी 2 सिंगापुर बन जाएंगे वक्फ बोर्ड के ऊपर। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, जितना कब्जा करके रखा हुआ है। और ये सारी ज़मीनें क्या हैं? रेलवे के किनारे की रेलवे की ज़मीन है, हाईवे की ज़मीन है, एक्सप्रेसवे की ज़मीन है, नदियों पे कब्जा किया गया है, जंगलों पे कब्जा किया गया है, खेत पे कब्जा किया, खलिहानों पे कब्जा किया, ऊसर ज़मीन पे, बंजर ज़मीन पे, पार्कों पे, जितने पब्लिक लैंड थे सब पे कब्जा करते चले गए। ये ख़त्म होना चाहिए और कोर्ट एक ही होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। भाई सबसे ज़्यादा दान तो हिंदू करते हैं। पूरे देश में आपको अग्रवाल धर्मशाला मिलेगी, पूरे देश में आपको माहेश्वरी धर्मशाला मिलेगी, पूरे देश में आपको जैन धर्मशाला मिलेगी। बिरला जी पूरे देश में बिरला मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला भी बनाते हैं। हाँ, अब अगर अग्रवाल धर्मशाला, जैन धर्मशाला, माहेश्वरी धर्मशाला या बिरला मंदिर पे मैं जाके बोलूं कि ये जो धर्मशाला बना है या मंदिर बना है, ये तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, तो मेरा अग्रवाल साहब का, जैन साहब का, माहेश्वरी जी का, बिरला जी का मुकदमा कोर्ट में चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर ओवैसी जाके बोल दें या मदनी जी जाके बोल दें कि ये ज़मीन जो है ना, ये हमारे पिताजी ने वक्फ किया हुआ था, दान किया हुआ था, तो फिर मदनी जी का मुकदमा और अग्रवाल साहब का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। अगर जैन साहब का मुकदमा और ओवैसी जी का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। क्यों भैया? बाकी सब के लिए कोर्ट और एक मजहब के लिए अलग से ट्रिब्यूनल, अलग से बोर्ड, ऐसा कैसे हो सकता है? खत्म होना चाहिए, खत्म होना, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। खत्म करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, बदलाव करना है कि यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाना है। सारे जितने मठ मंदिरों को यूसीसी अगर लागू होता है तब ये खत्म होगा? नहीं, यूसीसी अलग है। इसके लिए यूनिफॉर्म इंडाउमेंट, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाना पड़ेगा और यूनिफॉर्म इंडाउमेंट, 2 कानून बनाने पड़ेंगे। यूनिफॉर्म चैरिटी कोड मतलब समान दान संहिता, और यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड मतलब समान धर्मस्थल संहिता। ये बनाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो केवल शादी विवाह के मामले के लिए है, वो जमीन के मामले के लिए नहीं है। जमीन के मामले के लिए नहीं है। तो जो है बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की,
लगभग सभी मुद्दे इस वक्त जो देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं उन पर हमने चर्चा की, और जेपीसी में जिस तरीके से आपने हंगामा किया वो देखना दिलचस्प होगा कि उसके बाद क्या कुछ होता है। तो जो ये चर्चा है आपको कैसी लगी? बाकी और कुछ अगर आपके भी सवालात हैं जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें सर के साथ, वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।